हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द बैंक एग्जाम क्वेस्ट, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार। एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन जो 1984 में कंडक्ट कराया गया और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हुए, इतने बुरे जिसकी कीमत इंदिरा गांधी जी को अपनी मौत के साथ चुकानी पड़ी। ऑपरेशन ब्लू स्टार है क्या, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। तो एक कोड नेम दिया गया था एक मिलिट्री ऑपरेशन को, ब्लू स्टार। इस मिलिट्री ऑपरेशन का काम था कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जो मिलिटेंट अपना ठिकाना बनाकर बैठे थे उन्हें वहां से हटाना। ये ऑपरेशन आपका 1 जून से लेकर 6 जून तक चला था। और इसका लेवल, इसका सिग्निफिकेंट कितना था और ये कितना बड़े लेवल का ऑपरेशन था, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस ऑपरेशन में टैंक्स तक का यूज किया गया था, मशीन गन्स का यूज हुआ था, AK-47 का यूज हुआ था। और इस ऑपरेशन के दौरान पंजाब में करीब 100,000 आर्मी ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया था। ये सारी चीजें अगर स्टार्ट कहाँ से हुई, तो मैं पहले आपको एक स्टोरी के रूप में बताती हूँ कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं नुकसान पंजाब का हुआ, क्योंकि पंजाब का जो बड़ा हिस्सा था वो चला गया था पाकिस्तान के हिस्से में। तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो सिख समुदाय के कुछ गुटों के मन में ये बात आ गई कि जैसे मुस्लिम समुदाय को उनका देश मिल गया पाकिस्तान, हिंदू समुदाय को उनका देश मिल गया हिंदुस्तान, वैसे सिख को भी मिलना चाहिए खालिस्तान। और आपके राजा रणजीत सिंह के जितनी राज की हुई भूमि थी, जो पूरा पंजाब का प्रोविंस था जिसमें हिमाचल प्रदेश आता है, हरियाणा आता है, पंजाब आता है, वो चाहते थे कि इन सबको मिलाकर, जो आपके ब्रिटिश काल का एक साम्राज्य हुआ करता था राजा रणजीत सिंह का, वो चाहते थे सबको मिला के एक देश बना दिया जाए और उस देश का नाम हो खालिस्तान। खालिस्तान का मतलब है पवित्र भूमि। तो उनकी ये मांग जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मांग कहीं ना कहीं 1940 से ही शुरू हो गई थी, जब देश के बंटवारे की बात चल रही थी। और कहीं ना कहीं जब इन्हें पता चला कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, तभी से ये बात तूल पकड़ चुकी थी। लेकिन इसका जो सबसे अग्रेशन रूप देखा गया वो देखा गया 1970 से 1980 के बीच में। तो पहले मैं यहाँ पे आपको एक पहले इंट्रो देती हूँ। देखिए, 1975 से 1977 तक इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। प्रेसिडेंट रूल लग गया था पूरे देश में, इंक्लूडिंग पंजाब। जब इमरजेंसी खत्म हुई और दोबारा चुनाव हुआ तो कांग्रेस हार गई थी, केंद्र से भी और पंजाब से भी। और पंजाब में उस समय जो पार्टी जीती थी और केंद्र में भी, वो थी जनता पार्टी। और पंजाब में अकाली दल का बहुत ज्यादा बोलबाला था। अब कांग्रेस को पंजाब में अपनी जगह बैठा है, क्योंकि पंजाब उस समय का बहुत समृद्ध राज्य था और पंजाब बहुत ही ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था उस समय के भारत में। तो कांग्रेस को पंजाब में अपनी पैठ बैठानी थी चाहे जैसे, और कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो इंदिरा गांधी जी के छोटे बेटे संजय गांधी ने दिमाग लगाया और उन्होंने मतलब कि थे संत उन्हें कहा जाता है, लेकिन उन्हें संत उपाधि तो दी गई, लेकिन अगर उनके काम सुनेंगे आगे तो आप फिर जानेंगे। तो उन्हें संत कहा जाता था। तो जो संत भिंडरवाले जो थे, उनसे उन्होंने बातचीत की। क्यों? क्योंकि सिखों में भी दो तरीके के सिख बढ़ चुके थे, एक थे निरंकारी और एक थे आपके भिंडरवाले के साइड। निरंकारी मानते थे कि जो आपके गुरु हैं, जो गुरु गोविंद साहब हैं, जिन्होंने कह दिया कि ये आखिरी गुरु हैं, इनके बाद कोई इंसान गुरु नहीं हो सकता। तो निरंकारी का ये मानना था कि ऐसा नहीं है, उनके बाद भी गुरु इंसान बन सकते हैं। जबकि भिंडर वाले का मानना था कि नहीं, वो आखिरी गुरु है, वो ईश्वर है, उनके बाद कोई इंसान गुरु नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं इसी बात से उनमें मतभेद था और इस मतभेद का फायदा उठाने का सोचा इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने। उन्होंने भिंडर वाले से बात की और उन्हें कहा कि आप अकाली दल का विरोध करिए, हम आपको पावर प्रोवाइड करेंगे और आप कुछ ना कुछ करके वहां पे अकाली दल का जो साम्राज्य से खत्म करिए। और भिंडर वाले इस काम में बहुत माहिर थे, क्योंकि उनके कई सारे अनुयायी थे। वो अमृतसर के एक रिलीजियस यूनिवर्सिटी से स्कॉलर थे, इसीलिए उन्हें संत की उपाधि दी गई थी। तो भिंडर वाले ने बाकायदा अकाली दल के खिलाफ एक अपना मोर्चा शुरू किया, एक लड़ाई शुरू की और कहीं ना कहीं इसमें जीत भिंडर वाले की हुई। अब यहाँ पे लेकिन दिक्कत क्या हुई कि 1973 में पूरे एक पंजाब के सारे सिख की एक मांग उठी थी। और वो मांग थी क्या 1973 में कि आप हमें कुछ ना कुछ ऐसा पेश करिए जिससे हमें भरोसा मिले कि आप सिखों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और तब क्या किया गया, तब एक आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1973 को पारित किया गया, जिसमें लिखा था कि कुछ कंडीशंस के साथ सिखों को कुछ अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन ये एक शर्त थी, जिस शर्त ने कहीं ना कहीं भिंडर वाले को भी अश्योर किया था कि हाँ वो इनकी मदद करेंगे तो इससे कुछ सिखों को फायदा होगा। उन्होंने इनकी मदद करनी शुरू की। लेकिन हुआ क्या, जब 1980 में कांग्रेस की सरकार बन गई पंजाब में, तब तक वो इस बात को पूरी तरीके से भूल चुकी थी, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार चल नहीं पाई और फिर से चुनाव हुआ और फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई। और तब तक वो पूरी तरीके से इस बात को भूल चुके थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि ये जो रिजोल्यूशन है, ये तो ऐसा है जो देश का और बंटवारा कर देगा, ऐसे उनके वाक्य थे।
तो इससे बहुत आहत हुआ पूरा सिख समुदाय, जिन्होंने 1973 के रिजोल्यूशन को सही समझा था। वो बहुत ही ज्यादा उनके सेंटिमेंट हर्ट हुए, और तब ये जो आपके भिंडरवाले थे, जो अभी तक काम करते थे कांग्रेस के लिए, ये ही हो गए उनके अगेंस्ट। और ये जो थे, ये इस चीज के बारे में भाषण देते रहे। पहले ये पंजाब के अलग अलग जगहों से भाषण देते थे, लोगों को बताते थे इसके बारे में, समझाते थे कि हमें हमारे अधिकार नहीं मिल रहा है। और फिर ये पहुंच गए अकाल तख्त। अकाल तख्त क्या है? तो गोल्डन टेम्पल के अंदर अकाल तख्त नाम की एक जगह है, जिसको जो आपके मुगल का तख्त होता था उससे भी ऊंचा बनाया गया, ये दिखाने के लिए कि ये ईश्वर की जगह है और ये आपसे ऊंची ही रहेगी। अकाल तख्त पे बैठ के न्याय होता था, आप कह सकते हैं। तो अकाल तख्त में बैठ के वहां से लोगों को इसके बारे में संदेश, उपदेश या फिर कह लीजिए भाषण देने लगे। और अब तक भिंडरवाले, जो कि कांग्रेस के सहायक थे, अब वो उनका सरदर्द बन चुके थे। और अब कांग्रेस का एक ही मकसद था, भिंडरवाले को किसी ना किसी तरीके से एलिमिनेट करना, क्योंकि जो चीजें थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब आपका एशियन गेम हुआ था 82 में, तो दिल्ली जाते वक्त जितने भी सिक्के थे सबकी बहुत ही कड़े रूप से चेकिंग की जाती थी। इनफैक्ट कई सीनियर ऑफिसर्स की भी चेकिंग वहां पे की गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा अपमानजनक था, क्योंकि भिंडरवाले इतने एक्सट्रीमिस्ट हो चुके थे उस वक्त तक, और कोई भी नहीं चाहता था कि एशियन गेम के दौरान देश की नाक कटे। तो उस समय जो घटनाएं हुई उसका ऐसा कुछ असर पड़ा कि इनके एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के कुछ मिलिटेंट ने एक बार बस से 6 हिंदुओं को उतार के बस से उतारा और फिर उनको मार दिया। इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी, और इन्होंने इनफैक्ट एक ऑफिसर को गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों पे मार दिया। एक ऐसी पवित्र जगह पे ऐसी हत्या पहली बार हुई थी। और उस समय तक भिंडरवाले का इतना थ्रेट था, इस दल का इतना थ्रेट था कि कोई 2 दिन तक उनकी लाश उठाने वहां पे पुलिस भी नहीं गई थी कि कोई उसके अंदर जाके उनकी लाश वहां से हटा ले। हालांकि बाद में ऐसा किया गया। तो भिंडरवाले, जो कि पहले कांग्रेस ने जिस बीज को बोया, अब वो उन्हीं के लिए नुकसानदायक साबित हो रही थी, क्योंकि अब वो इनके खिलाफ काम करने लगे थे। अब वो अकाल तख्त पे बैठ के कहीं ना कहीं गोल्डन टेम्पल पे उनका राज हो चुका था, और उनके बहुत सारे अनुयायी थे, उनको फॉलो करने वाले बहुत सारे सिख युग थे। और फिर ये ऑपरेशन के बारे में सोचा गया कि ठीक है, अगर यही चाहते हैं तो संत जरनैल सिंह भिंडरवाले, जो कि अकाल तख्त में है, उन्हें वहां से हटाना पड़ेगा। और हरमिंदर साहिब, जो आपका गोल्डन टेम्पल उसका असली नाम है, उसमें वो अपना मतलब अकाल तख्त पे अपना कह सकते हो कि पूरा बंदोबस्त था उनका, वो वहीं पे रहते थे और वहीं से वो अपना उपदेश दिया करते थे। तो उनको वहां से एलिमिनेट करने के लिए बेसिकली ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो स्टार्ट किया गया 1 जून से 6 जून तक। लेकिन 1 जून से 3 जून तक तो छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रही। पहले क्या हुआ कि आर्मी की गुट ने सोचा कि हम किसी बहुत ही कुछ नौजवान से लड़ने जा रहे हैं, लेकिन वहां पे हुआ कुछ और। दरअसल बात यह है कि इंडियन आर्मी के ही रिटायर्ड एक ऑफिसर ने उन मिलिटेंट को, भिंडरवाले के जो युवा थे जिनको वो उपदेश देते थे, उनको ट्रेन किया था। उनके पास मशीन गन्स भी थी और वो पूरी तरीके से ट्रेन थे। तो पहले तो मिलिट्री बिना तैयारी के कह सकते गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो नॉर्मल लोगों से भिड़ने जा रहे हैं। लेकिन जब वहां गए और जिस तरीके की जवाबी कार्रवाई उन्हें मिली, तो फाइनली ऐसा हुआ कि 3 से 6 जून थे मेन ये जो आपका ऑपरेशन चला 3 से 6 जून, ये बहुत ही हाई लेवल पे जा चुका था। इनफैक्ट मिलिट्री टैंक बुलवा के कई ज्यादा गोलीबारी, करीब 6-7 बार गोलीबारी की गई उस सीधे अकाल तख्त पे, और जिसकी पूरे देश में, दुनिया में बहुत निंदा भी हुई कि ईश्वर की जगह पे गोलीबारी करनी पड़ी। लेकिन वो इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वो इतने लैश थे और वो इतने ट्रेंड लोग थे कि कहीं से भी सेना को अंदर घुसने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो जैसे लग रहा था कि पूरे ट्रेंड मिलिट्री से आमना सामना हो रहा है। इस गोलीबारी में वहां की लाइब्रेरी को भी आग लग गई और कई धार्मिक ग्रंथ भी जल के वहां पे राख हो गए थे। और हालांकि ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो बीच में जो गुरु साहिब का जो मंदिर है, टेम्पल है, जो बीचों बीच है सरोवर के, उस पे कोई मतलब क्षति ना होने पाए। लेकिन बाद में देखा गया तो कुछ गोले उसके पास भी गिरे हुए थे और उसको भी थोड़ी सी क्षति हुई थी। तो ये था आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चला था 3 से 6 जून के बीच में। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आने ही थे, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जब 6 जून को खत्म हुआ, और जब सेना पहले क्या की, सेना ने पहले कोशिश किया कि उन्हें वहां से भगाया जाए। उन्होंने आंसू गोले भी फेंके, लेकिन वो खिड़की से टकरा के वापस आके सेना के ही ऊपर वो काम कर रहे थे। और जब एकदम इम्पॉसिबल हो गया तो एक ही रास्ता बचा कि गोलीबारी करो, और 6-7 बार टैंक से फायर किया गया, तब जाके वहां से लोग एक साथ निकल के
करीब 100-200 लोग एक साथ निकल के खूब तेज दौड़ते हुए उस अकाल तख्त से बाहर की तरफ भागे और फिर हुआ कि हाँ भाई कुछ हो गया है, शायद भिंडरवाले की मृत्यु हो गई है। और फिर ऐसा बताया जाता है कि आर्मी के ऑफिसर्स अंदर गए और पुष्टि की कि हाँ भिंडरवाले मर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, एक बार भिंडरवाले बीबीसी के एक संवाददाता के साथ गोल्डन टेम्पल की छत पे बैठे थे, एकदम ऊपर छत पे बैठे थे। तो ये वो बताते हैं, वो संवाददाता अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि भिंडरवाले से उनकी नॉर्मल बातचीत हो रही थी। तो भिंडरवाले से जब उन्होंने कहा कि देखिए जो आप ये कर रहे हैं इसका कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा नहीं होगा, ये लोग आपके ऊपर कभी ना कभी अटैक करेंगे। और तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मेरे ऊपर अटैक होता है तो आप पीछे जो खेत देख रहे हैं गोल्डन टेम्पल के पीछे 8-9 किलोमीटर पे पाकिस्तान का बॉर्डर है, मैं भाग के वहां चला जाऊंगा और फिर कभी आऊंगा नहीं। और जानते हैं क्या हुआ, जब ये 6 जून को घटना खत्म हुई तो कुछ दिन में पाकिस्तान की टीवी पे चैनल्स पे ये न्यूज आने लगी कि भिंडरवाले हमारे पास है और हम उन्हें टीवी पे दिखाएंगे। हालांकि उन्होंने टीवी पे नहीं दिखाया। इधर ऑफिसर्स का कहना था कि उनकी बॉडी उनकी फैमिली को दे दी गई है, उनकी डेथ हो चुकी है, और उधर पाकिस्तान कह रहा था कि नहीं भिंडरवाले हमारे पास है। तो कई लोग इसे भी आज भी एक कॉन्स्पिरेसी बताते हैं कि जैसे कि हमारी सेना का कहना था कि नहीं भिंडरवाले मर चुके हैं, जबकि पाकिस्तानियों का कहना था कि नहीं वो जिंदा है और वो हमारे पास है। और उनकी ये जो बात थी बीबीसी के संवाददाता से, ये कहीं ना कहीं इस बात पे डाउट जो है वो खड़ा भी करती है। तो ये था आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ये चीज यहीं पे खत्म नहीं हुई। भिंडरवाले मर गए, अकॉर्डिंग टू आर्मी ऑफिसर ये कह दिया गया। हमारी सेना के 83 सैनिक मारे गए थे ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार, और लगभग 250 से ज्यादा घायल हुए थे, और उनके 500 मिलिटेंट मारे गए थे। इसके बाद भी कई जगह हत्याएं होती रही। इनफैक्ट जो इस पूरे ऑपरेशन के चीफ थे उनकी भी हत्या कर दी गई। और इस ऑपरेशन की कमान संभाले थे ऑफिसर बरार, और ऑफिसर बरार आज भी गुमनामी का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस ऑपरेशन से जुड़े हर एक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, वैसे उनकी जान को भी रिस्क है। इसलिए आज भी वो कोई भी इंटरव्यू देते हैं तो लोकेशन किसी को नहीं पता कि आखिर जनरल बरार कहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को हेड किया था और उनकी जान को खतरा है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब और घटनाएं वहां पे होने लगी और हत्याएं होने लगी, तो पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया था और एक मीडिया ब्लैकआउट आ गया था, जहां पे सारी मीडिया को बस में बैठा के हरियाणा के बॉर्डर पे छोड़ दिया गया था। किसी भी मीडिया को पंजाब में रहना भी अलाउड नहीं था। कहीं ना कहीं एक तरीके से सबकी जो कह सकते हैं कि मीडिया को वहां पे जाना मना था, वहां के बारे में कोई भी रिपोर्टिंग करना मना था, जिसको नाम दिया गया मीडिया ब्लैकआउट का। और फिर ये जो आपकी घटना है ये हुई जून में, और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी जी के ये 2 सिख बॉडीगार्ड ने उनके ऊपर गोलियां बरसाई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया 31 अक्टूबर 1984, मतलब कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ महीनों बाद ही। उन 2 जो बॉडीगार्ड थे उनका नाम था सतवंत सिंह और बेंट सिंह। इन दोनों ने ऐसा किया और ये करके उनका कहना है कि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। हालांकि बाद में इनकी भी हत्या कर दी गई थी और बहुत सारे सिखों को उसके बाद मारा गया था। तो ये था पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो शुरू तो किया इंदिरा गांधी ने, कहीं ना कहीं बीज इन्होंने ही बोया, इन्होंने ही बड़ा किया, और इसका जो फल था वो उन्हें अपनी जान देके चुकाना पड़ा। तो गाइस, ये उनके मृत्यु की खबर थी जो पेपर में आई थी, इंदिरा गांधी शॉट डेड, अटैक बाय सिक्योरिटी मैन एट सफदरगंज रोड। इनका एक इंटरव्यू था, ये इंटरव्यू देने के लिए अपने बैंगलोर से निकल ही रही थी जब इनके ही बॉडीगार्ड्स ने इन पे गोलियां बरसा दी। तो उनका कहना था कि उनको इसका बदला लेना था जो कुछ भी इन्होंने किया था, क्योंकि वो गुरुद्वारे में गोलीबारी करने को लेकर लोग इन्हें ही गलत ठहरा रहे थे, जबकि इनका कहना है कि वो बहुत जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुओं की हत्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अकाल तख्त से बहुत ही ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, जिसकी वजह से ऐसा करना जरूरी हो गया। और इस घटना के बाद पाकिस्तान से बहुत सपोर्ट आने लगा खालिस्तान की मांग को लेके। और अभी रिसेंटली अभी तक भी अभी ये आग पूरी तरह बुझी नहीं है, आज भी कुछ लोग खालिस्तान की मांग करते हैं। और आपने पढ़ा होगा 2 से 3 दिन पहले की न्यूज है कि इंडिया ने 40 वेबसाइट को बैन किया है जो सिख जस्टिस फॉर सिख ग्रुप के द्वारा चलाई जाती है, जो खालिस्तान की मांग को लेकर चलाई जाती है। तो आई होप आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब डिसाइड करना आपका काम है क्या गलत है क्या सही है, लेकिन हाँ, ये एक ऐसी घटना थी जिसने भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान ले ली। सो गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर ऐसा है देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।